না সামনে দেখিয়ে দিই, এটা দেখান, দেখিয়ে দিন দাদা। লকেটটি একটু নিচু করুন না। সোজা সোজা এদিকে ঢুকি সোজা। ব্যাস। একটু দেখুন। আর একটা আছে দিদি, আপনি দিয়ে দিন। আমাদের সাংসদ মাননীয় লকেট দি ডক্টর সম্বিত পাত্র হাতে, এটা আমাদের মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে তুলে দেওয়া। একটু নিচু করে আর এদিকে আসবেন না, মাকে এটা সরিয়ে দিন, এটা সরিয়ে দাও, এটা गिर जाएगा। আপনারা সবাই জানেন সারা ভারতবর্ষে কিষাণ যে বিল, তার পক্ষে সমর্থনে সমস্ত জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল যে সম্বিত পাত্র, যে আমরা সবাই জানি আমাদের স্পোর্টস পার্সন, ন্যাশনাল স্পোর্টস পার্সন, উনি আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আমি সাংবাদিক সম্মেলন শুরুর আগে আমি ওনাকে অনুরোধ করবো যে আজকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন, তাতে সামান্য পুষ্পার্ঘ্য করে আজকে সাংবাদিক সম্মেলন আমাদের শুরু হবে। পণ্ডিতজিকে অনুরোধ করছি আমরা সবাই থাকবো। এদিকে দাদা এবারে হাত তুলো। দাদা আমার উঠে দাঁড়াতে হবে, পেছনে একটু দেখতে পাবে। ও ভাই दिनदयाल जी उधर से थोड़ा दीजिए, उधर से, उधर जाके। ठीक है। भाई একটু নিচু, ক্যামেরা নিচু কর। আমি মাননীয় সম্বিতজিকে অনুরোধ করছি আজকের প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য। মাননীয় সম্বিতজি। धन्यवाद प्रोफेसर सावर जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर विराजमान प्रतापदा पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, मंच पर विराजमान सांसद हमारी बहन और भारतीय जनता पार्टी बंगाल की राष्ट्रीय महासचिव की प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी जी, मंच पर ही मौजूद सांसद और राष्ट्रीय मंत्री, हम सबके बड़े भाई, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जो बंगाल बीजेपी के, वैसे राहुल दा, मंच पर मौजूद कृषक मोर्चा के अध्यक्ष माननीय महावीर सरकार जी, मेरे भाई सप्तर्षि जी जो मीडिया सेल को देखते हैं, महादेव सरकार। बंधुगण, आप जानते हैं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी और उससे पहले जनसंघ था, अंत्योदय के आधार को लेकर जो अंतिम पंक्ति पे व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस आधार को लेकर पार्टी निरंतर आगे बढ़ते रहे। और आज हमारे प्रणेता
जिनके विचारों को लेकर हम आगे चलते हैं, जिनके विचारों से यह पार्टी आगे बढ़ती है। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, उनका जन्म जयंती है। मैं आज जयंती के अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। बंधुगण, अभी कल हमने देखा कि जिस प्रकार से कोरोना के कारण बंगाल के एक बहुत बड़े विभूति डॉक्टर शेखर बासु वो भी गुजर गए। मैं उनको भी नमन करता हूं और ये बंगाल के लिए और भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आज का मुख्य विषय, जैसे कि अभी बताया गया, फार्म्स बिल, जिसको पार्लियामेंट में रखा गया है और पार्लियामेंट में पारित होने के बाद यह अब एक्ट बनने जा रही है प्रेसिडेंशियल कंसेंट के पश्चात। पूरे देश में इस फार्म बिल्स को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ये कर रहे हैं। आपने उस दिन भी देखा पार्लियामेंट में जब इस बिल को लेकर वाद विवाद चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, 4 घंटे लोकसभा में चर्चा हो चुकी थी और लगभग 4 घंटे राज्यसभा में चर्चा होने के पश्चात जब आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो अपने विषय को रखने वाले थे, उसी समय वेल में उतर करके जिस प्रकार की अराजकता की गई और खास करके डेरेक ओब्रायन द्वारा, जो कि बंगाल के सांसद हैं, यह अपने आप में बहुत ही लज्जाजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी डेरेक साहब के इस व्यवहार की कोटि कोटि निंदा करती है, हम निंदा करते हैं। मुख्यतः 3 ऐसे बिल हैं जिनके विषय में आज चर्चा करना है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस और अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। मैं इसको बहुत साधारण तरीके से रखूंगा ताकि जो बंगाल का किसान भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा है वो इस पूरे विषय को समझ सके। आपने देखा होगा जब से भारत आजाद हुआ है, किसान किसान सब करते थे कि हाय किसान, किसानों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, मगर किसानों की वास्तविक चिंता कोई नहीं करता था। एक उद्देश्य इन विपक्षी पार्टियों का, जो 50 साल से भी अधिक समय तक केंद्र में सरकार में रहे, उनका उद्देश्य रहा था किसी भी कीमत पर जो गरीब है उसको गरीब ही रखना है। जब गरीब गरीब रहेगा तभी जाके हमारी सत्ता चलती रहेगी, तभी जाके हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उद्देश्य से चाहे वो कांग्रेस हो जिसमें ममता जी पहले थी, चाहे वो कम्युनिस्ट रूल के बाद जो तृणमूल का राज यहाँ आरंभ हुआ है, इन सबका एक ही उद्देश्य था, गरीब गरीब रहे। और यही किसानों के लिए भी था कि किसान कभी भी स्वतंत्र ना हो सके। भारत तो स्वतंत्र हो गया, 1991 में लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात हुई, मगर लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र है, उसके उदारीकरण के विषय में किसी ने नहीं सोचा है। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद से आज तक, जिस प्रकार कृषकों के लिए निरंतर उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार उन्होंने ये बिल, उससे पहले भी कई काम ये किए, ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक कमिटेड सरकार है जहां तक किसानों की के हित का विषय है। बंधुगण, जो पहला बिल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, वो मुख्यतः एपीएमसी को लेकर है। ये जो आपकी अनाज मंडी होती थी, ये अनाज मंडी को लेकर है। आप देखिए इस बिल में क्या कहा गया है। इस बिल में कहा गया है कि जो किसान होता है वो अपने प्रोड्यूस को, वो अपने उत्पादन को केवल मंडी में ना बेचे, मंडी से बाहर भी बेच सकता है। ये जो मंडी एपीएमसी होता था, ये एपीएमसी कानून राज्य का कानून होता था, और इस एपीएमसी कानून के माध्यम से एक बैरियर, एक बाढ़ लग जाता था, कहीं ना कहीं एक रुकावट होती थी किसान और जो खरीदने वाले होते हैं उनके बीच में। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो स्टेट का कानून होता था और किसान अपना उपज बनाता था, वो अपने उपज को लेकर अपने घर से किसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो एपीएमसी मंडी तक पहुंचता था, तो कुछ पैसा उसका उस आने जाने में खर्चा होता था, लेकर आएगा और अगर बिक ना पाएगा उसका माल एपीएमसी में, तो उसे वापस लेकर जाएगा। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है एपीएमसी मंडी तक पहुंचाना। अब एपीएमसी मंडी में, किसी भी मंडी में, लगभग 7000 एक मंडी है पूरे देश में।
आप किसी भी मंडी में जाके देखें तो 25 से 50 ऐसे लोग होंगे जिनके बीच में, जिनको आड़तिया कहते हैं, जो ये बिचौली होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता था कि ठीक है कौन सबसे कम दाम में खरीद सकेगा और कौन अपना व्यवसाय अच्छा कर सकेगा। तो ये जो बिचौली होते थे, ये जो मिडलमैन होते थे, ये जो आड़त होते थे, आड़तिया होते थे, बंगाली में क्या कहते थे आड़तिया? फोड़े देखिए हमको थोड़ा सा बंगाली पता है, हमें एक बंगाली जानी फोड़े। तो ये जो फोड़े, आप देखिए सारा का सारा बेनिफिट फोड़े को होता था, जो मिडिल मैन था, जो आड़त था, उसको ये बेनिफिट होता था और मात्र 25-30 लोगों के बीच में ये कंपटीशन होता था। मोदी सरकार ने एक प्रावधान लाया है इस बिल में, जिसके माध्यम से जो किसान है वो किसान मंडी में भी बेच सकता है और मंडी के बाहर भी बेच सकता है, उसकी मर्जी है वो कहां बेचे। मंडी के प्रमाइस से बाहर भी वो अपने फार्म गेट, आपने सुना होगा फार्म गेट, मतलब आपकी जो जमीन है उस जमीन के बाहर का जो गेट है, आप वहां भी बेच सकते हैं, वहां भी सौदा कर सकते हैं अपने उपज का। आप वेयर हाउस में, अर्थात जहां आपने अपने उपज को संग्रहित करके रखा है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आप बड़े किसान हो तो किसी और जगह पे रखा है, तो उस स्थान पर भी आप व्यवसाय कर सकते हैं किसी और के साथ। या तो आप राज्य के अंदर मंडी से बाहर किसी के साथ, आप कलकत्ता से बाहर जाके किसी भी बंगाल के और स्थान पे आप व्यवसाय कर सकते हैं, या बंगाल से बाहर भी जाना चाहे, आप बंगाल से बाहर जाके आलू, बंगाल में जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है वो उड़ीसा में, बिहार में या झारखंड में बंगाल के जो किसान है वो बेच सकते हैं। तो आप सोचिए इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा यह होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एपीएमसी तक जाने लाने में होता था वो बचेगा। दूसरा, कंपटीशन अब पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरे हिंदुस्तान में, वन नेशन वन मार्केट। यह पूरा देश आज एक मार्केट बन गया है, तो पूरे देश में एक कंपटीशन होगा। 500,000 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा कि किसान का जो उत्पादन है वो कैसे सबसे अच्छे तरीके से मैं खरीद सकूं और किसान अपना मोल भाव करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट पाने की स्थिति में रहेगा। ऐसे में आप जरा सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जब कंपटीशन होगा, ये जो आड़तियों का कमीशन होता था, वो जो टैक्स होता था, वो टैक्स से किसान प्रॉफिटेड होगा, वो टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। पहले आप उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब में आप देखिए, पंजाब में एपीएमसी के मंडी में 8.5% का टैक्स होता था, 8.5% टैक्स। इतना टैक्स उसको देना पड़ता था किसान को अपने उपज को मंडी में बेचने के लिए। उसमें कमीशन भी होता था, उसमें स्टेट का टैक्स भी होता था, उसमें सेस भी होता था। ये सब कुछ मिला के लगभग 8.5% का टैक्स पंजाब में था। हर राज्यों का अपना अलग अलग तरीके का टैक्स पैटर्न है, किंतु टैक्स तो देना ही पड़ता था। तो अगर सही मायने में कहा जाए, ये जो एपीएमसी को रिफॉर्म किया है, ये जो बिल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित किया है, सही मायने में ये किसान को कर मुक्त करने की योजना है। आज किसान मंडी का जो कर, मंडी का जो टैक्स देता था, उस कर से वो मुक्त हो गया है। दूसरी बात, जब किसान मंडी आता था और अपने उपज को बेचता था, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी पेमेंट कब होगी, महीनों भर बाद भी पेमेंट हो सकती थी, कई बार तो सालों खिंच जाते थे पेमेंट आते आते। मगर इस बिल में एक प्रावधान किया गया है कि किसी भी कीमत पे 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है। वैसे तो पेमेंट तत्क्षणात करना है, उसी दिन जिस समय आप खरीदे उसी समय पेमेंट कर देना है, किंतु किसी कारणवश यदि आगे पीछे की कोई छुट्टी के दिन पड़ते हैं, मैंने आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन किसान जाके बेचता है, शनिवार और रविवार बैंक बंद है, तो किसी भी कीमत पर सोमवार तक उसे पैसा मिल जाना चाहिए। 3 दिन से देरी नहीं हो सकती है। आप बताइए ये किसान के लिए कितना बड़ा विषय है। 3 दिन के अंदर, वैसे तो उसी दिन, वरना अगर छुट्टी है तो 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाना, 8.5% तक डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट में है उतना टैक्स बच जाना, और दूसरी बात उसकी मर्जी उसे किसे देना है, उस प्रकार वो अपना व्यवसाय कर सकता है। तो एक तरह से अगर सही मायने में कहा जाए तो दिस इज लिबरलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली एग्रीकल्चर, दिस इज लिबरलाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल फार्मर इन द कंट्री। हर एक कृषक जो इस देश में है उसको एक तरह से आजादी के बाद पहली बार आजादी मिली है, ये उसकी आजादी की लड़ाई है। बंधुगण,
अब दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया है यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में आपने पहले भी सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े बड़े किसान करते थे कि अच्छा पोटैटो का चिप्स बनाना है। वैसे तो राहुल जी आप राहुल गांधी भी है वो आपको देख के मुझे याद आ जाए, राहुल जी हैं तो वो एक राहुल गांधी भी है। जितने इंटेलिजेंट राहुल जी है वहाँ उतना खड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसान जो है वो पोटैटो चिप्स उगाता है। आपको याद होगा, पोटैटो चिप्स उगाता है। तो जिसको पता नहीं रबी खरीफ क्रॉप में क्या फर्क है, रबी का क्रॉप कब होता है, खरीफ का क्रॉप कब होता है, और पोटैटो चिप्स उगाया नहीं जाता है। पेड़ में पोटैटो चिप्स नहीं होता है, आलू से पोटैटो चिप्स बनाया जाता है। तो इसलिए आप देखिए, बड़े पहले जो ये आलू उत्पादक थे पंजाब इत्यादि में, इन्होंने बड़े चिप्स कंपनियों के साथ, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, मगर उन कंपनियों के साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके कारण बहुत प्रॉफिट हुआ। वैसे ही टोमेटो केचप के लिए बड़े जो टोमेटो ग्रोअर्स थे, जो टोमेटो बनाते थे, वो लोग उगाते थे, उन लोगों ने टोमेटो केचप बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। जो इतने बड़े फार्मर्स के लिए, और कुछ राज्यों में ये प्रावधान था, तो पूरे हिंदुस्तान के छोटे और मझोले किसानों को ये बेनिफिट क्यों न मिले, ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार को कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से इस बिल में एक लेआउट डाला है कि आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट प्रत्येक फार्मर कैसे कर सकता है, प्रत्येक किसान कैसे कर सकता है। इसमें 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। जो छोटे जिनके कई छोटे बीघे जमीन होते हैं, 2 बीघा जमीन हो गया, 1 बीघा जमीन हो गया, तो छोटे किसान होते हैं, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? तो दे कैन कम टुगेदर एज एफपीओज। ये जो आपके एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये एक हो सकते हैं, और जो इनका प्रोक्योरर होगा, उस प्रोक्योरर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में भी हमारी सरकार ने कहा है कि पूरे देश में हम 10,000 से अधिक एफपीओ स्थापित करेंगे। 10,000 से अधिक एफपीओ पूरे देश में स्थापित करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से सुचारू रूप से ये कैसे आगे चले, इसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे एफपीओ के माध्यम से। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात है। अगर एक छोटा फार्मर है, फार्मर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? फार्मर किसी भी होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी प्रोसेसर के साथ, कोई केचप बनाने वाला है उसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी एक्सपोर्टर के साथ जो एक्सपोर्ट करता है उसके माल को, या रखता है क्षमता उसके माल को एक्सपोर्ट करने की, उनमें से किसी के साथ भी फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि फार्मर को कई कदमों ऊपर रखा गया है। जिस कॉन्ट्रैक्ट कर्ता से उससे अधिक ऊपर फार्मर को रखा गया है। अधिकतम जो अधिकार है वो फार्मर के पास है। कैसे? फार्मर और जो करार करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ होता है, अगर इन दोनों ने तय किया कि हमें आलू उगाना है, तो इन लोगों ने पहले से ही तय कर देना है कि आलू किस रेट में उगेगा। मिनिमम प्राइस पहले से फिट कर देना है। कि पिछले कई वर्षों तक स्टडी में देखा जाता है कि जो उत्पाद में खर्च आता है और जो खर्च आता है आपके मशीन इत्यादि लगाने में, ये सब मिला के सोचिए 10 रुपए प्रति केजी का खर्चा आलू में आता है। तो ये 10 रुपए प्रति केजी मैं भुगतान करूंगा गरीब किसान को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये लिख के देगा, और ये करार होगा। करार करता और फार्मर के बीच में 10 रुपए प्रति केजी का करार हो जाएगा। बाद में जब उत्पादन आ जाएगा मार्केट में, और उस समय मालूम पड़ा कि 10 रुपए से अधिक 25 रुपए उस समय मार्केट प्राइस चल रहा है, तो जो करार करता है उसको 25 रुपए पर केजी देना पड़ेगा। 10 रुपए में मिनिमम प्राइस एश्योरेंस करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, किंतु बाद में 25 रुपए भी करना पड़ेगा अगर मार्केट प्राइस 25 रुपए का उस समय। केवल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का नहीं, तो एक तरह तो प्राइस एश्योरेंस हो गया कि इतना प्राइस तो मुझे मिलने वाला है। तो किसान संतुष्टि की ओर बढ़ता है, किसान चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि किसान को डर होता था पहले कि क्या होगा अगर मेरे फसल की बर्बादी हो जाती है। इसमें एक प्रावधान रखा गया है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ हो जाए, चाहे टिड्डी दल आक्रमण करे,
और किन्हीं भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण अगर आपकी फसल में बर्बादी होती है, फसल बर्बाद हो जाता है, तो भी जो करार हुआ है वो बरकरार रहेगा और करारकर्ता वो पैसा आपको देगा। आप फार्मर को, किसान को वो पैसा भुगतान करेगा, चाहे ओला के कारण या किसी भी वृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण अगर ये फसल बर्बाद होता है। तो कितना सुंदर करार है, आप बताइए, कितना बढ़िया प्रावधान। तीसरी बात, केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि किसी मॉडर्न फार्मिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ी, किसी फार्मिंग इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ी, खाद की आवश्यकता पड़ी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पड़ी अच्छे फसल के लिए, ये सब करारकर्ता करेगा, ये सब कुछ करारकर्ता करेगा। किंतु जो यहाँ विषय फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि क्या करारकर्ता की जो अडानी अंबानी करारकर्ता होंगे वो आपकी जमीन ले लेंगे। कोई जमीन नहीं लेगा किसान का, किसान का जमीन किसान का ही होगा। कोई भी बड़ा व्यवसायी, कोई भी करारकर्ता क्यों ना हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो, कोई किसान की जमीन को हड़प नहीं सकता है। ये बड़े स्पष्ट रूप से इस बिल में रखा हुआ है। चौथी और आखिरी बात, देखिए इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो फार्मर है उनके बीच में कुछ अनबन हो जाए, हो सकता है कि जो करार उसमें कुछ गलती आ जाए, तो ये दोनों रिड्रेसल सिस्टम में जा सकते हैं और किसी भी राज्य के किसी भी किसान का सबसे पास का इकाई जो सरकार की होती है वो एसडीएम का ऑफिस होता है। तो एसडीएम के ऑफिस में दोनों करारकर्ता और किसान जाएंगे, अपने प्रॉब्लम को रिड्रेस करेंगे और सबसे बड़ी बात है एसडीएम बाध्य है कि 30 दिन के अंदर विदिन द स्पैन ऑफ 30 डेज he has to deliver a judgment। 30 दिन के अंदर निपटारा होगा। और निपटारा भी कैसे? फार्मर के हक में और कॉन्ट्रैक्टर को देखते हुए ज्यादा फार्मर की तरफ टिल्टिंग होगा। कैसे होगा? अगर करारकर्ता ने, कॉन्ट्रैक्टर ने 100 रुपए खर्च कर दिए हैं फार्मर पर, उसको आपने टेक्नोलॉजी दिया है, उसको आपने खाद दिया है, उसने आपको अच्छा बीज दिया है, अगर 100 रुपए खर्च हुए हैं तो फार्मर की लायबिलिटी सिर्फ इतना है किसान की कि अगर उसके विपक्ष में सब कुछ जाता है तो उसे केवल 100 रुपए ही वापस करना है, कोई सूद वापस नहीं करना है। और जो वापस भी करना है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वापस करना है कि मैं अगले फसल आने के बाद ही वापस करूंगा, एक साथ वापस करूंगा या इंस्टॉलमेंट में वापस करूंगा। ये सारा कुछ तय करेगा किसान, और किसान के सुविधा के अनुसार से केवल 100 रुपए जो कि करारकर्ता ने दिया था उतना ही उसको वापस होगा। और जहां तक करारकर्ता का सवाल है, करारकर्ता कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी सहूलियत देता है किसान को, तो वो जमीन करारकर्ता का नहीं होता है। और अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से लेके चला जाएगा करारकर्ता, और अगर नहीं ले पाएगा तो वो जमीन के समेत किसान का हो जाएगा, वो किसान का ही रहेगा। तो आप सोचिए, एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ द फार्मर, सब कुछ किसान के हक में ही। और अंतिम जो 2 बिलों के विषय में तो मैंने बात किया, और अंतिम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का अमेंडमेंट। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, इसके अमेंडमेंट के विषय में भी बता दूं। बंधुगण, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का बना हुआ है और मुख्यतः ये डिफेंस एक्ट 1943 के अनुसार है। उस समय जब भारत आजाद हुआ था या उसके पहले वर्ल्ड वॉर 2, और बहुत भयानक, क्योंकि मैं बंगाल उड़ीसा से हूं, आप लोग बंगाल के हैं, आप जानते हैं उस समय किस प्रकार का दुर्भिक्ष, फैमिन, हम लोग उड़िया में दुर्भिक्ष बोलते हैं, दुर्भिक्ष, किस प्रकार का अकाल पड़ा था, महाअकाल पड़ा था, किस प्रकार का उस समय फैमिन हुआ था। तो दैट वाज द एरा ऑफ स्कैरसिटी। उस समय पूरे भारतवर्ष में एक कालखंड ऐसा था जिसमें भारतवर्ष के पास खाद्यान्न नहीं थे। खाद्यान्न के लिए यूएस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, वहां से चावल आती थी तब हमारे लोग खाते थे। आपको याद होगा वो शिपमेंट में आती थी PL 480 वो चावल, PL 480 गेहूं वहां से आता था, और उसके बाद हमारे यहाँ के लोग भोजन कर पाते थे। दैट वाज एन एरा ऑफ स्कैरसिटी। जब एरा ऑफ स्कैरसिटी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था, ताकि जो सरकारें होती हैं, सरकारों के हाथ में कंट्रोल रहेगा, किसका उपज बढ़ाना है, किसका उपज घटाना है, किसकी मार्केटिंग करनी है, किसको अभी स्टॉक रोक लेना है, किसका स्टॉक खोलना है, ये सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में रहता था।
और चूंकि ये सरकार के हाथ में रहता था, और खास करके सीरियल्स, पोटैटोज, ओनियन, एडिबल ऑयल, इन महत्वपूर्ण चीजों का, तो कोई भी जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर होता था, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति होता था, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता था, वो इस पूरे विषय में निवेश करना नहीं चाहता था, इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको लगता था मैं इतना बड़ा सा गोदाम बना दूं, मैं एक कोल्ड स्टोरेज बनाऊं, तो फायदा क्या है, कल को उसमें मैं आलू रखूंगा, सरकार आके मेरी आलू ले जाएगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नाते, इसलिए वो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। From an era of scarcity, India has today transformed to era of excess, surplus. आज हमारे पास सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। आप देखिए, केवल व्हीट को देखिए, गेहूं 10 गुना हमारा उत्पादन बढ़ा है, 10 मिलियन टन से लेके 100 मिलियन टन तक हम गए। चावल, पैडी, ये 4 टाइम्स हमारा उत्पादन बढ़ा है, 25 मिलियन टन आजादी के समय, और अब 110 मिलियन टन, 4 गुना बढ़ा है। पल्सेस, दलहन और दाल जो होती है, वो 2.5 टाइम्स उत्पादन बढ़ा है, 2.5 गुना उत्पादन बढ़ गया है, और 10 मिलियन टन का पहले होता था, अब 25 मिलियन टन का होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अभी अमेंड किया है, इसमें हमने कहा है केवल और केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, कभी एकदम दुर्भिक्ष, फैमिन या अकाल पड़ गया, कभी वॉर की सिचुएशन आ गई, कभी बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तभी जाके कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगी, वरना सरकार के हाथ में कंट्रोल नहीं है। जिससे कि आप देखिए, जो कोल्ड स्टोरेज लाइन है, इसका मैन्युफैक्चर होगा, इसका निर्माण होगा, बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, अच्छे सड़कें बनेंगी, और एंड यूजर तक, जहां पूरा फार्म गेट है, फार्म गेट से लेकर लास्ट पर्सन तक सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये एक स्टोरेज फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक था। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, मनोहर, आपने एक चीज देखा होगा पार्लियामेंट के डिस्कशन में, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पूरे बिल के किसी प्रावधान पर आक्रमण नहीं किया कि ये प्रावधान गलत है, ये प्रावधान ठीक होना चाहिए, वो नहीं कहा। जो नहीं है बिल में, उस विषय को लेकर सवाल उठाया। एमएसपी, एपीएमसी को हटा दिया, कहां लिखा हुआ है एमएसपी हटा दिया? उन्होंने बोला कि एमएसपी हटा दिया। बिल में कहां लिखा है कि एमएसपी हटा दिया? आप बताइए, बिल में कहां लिखा है कि एमएसपी हटा दिया? या बिल में कहां लिखा है कि एपीएमसी बंद कर दिया? कहीं नहीं लिखा है। देखिए, जहां तक एमएसपी का सवाल है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे हुआ कि रबी फसल की अभी तक बुआई नहीं हुई है, मगर रबी फसल की एमएसपी को सरकार ने अनाउंस कर दिया है। खरीफ का तो कर ही दिया है, अगले महीने उसका कटाई हो, मगर एमएसपी रबी फसल जिसकी अभी तक बुआई नहीं शुरू हुई है, उसका एमएसपी कभी कभी जनवरी तक में अनाउंस होता था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अनाउंस होता था। सितंबर के महीने में सरकार ने रबी फसल की एमएसपी को अनाउंस करके, वो भी बढ़े हुए एमएसपी को अनाउंस करके, एक तरह से जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह को बंद किया है और उनके काले चेहरे को उजागर किया है, कि जो काली नीयत है उनकी, उनके दिल में जो काला कोट है, उसको उजागर कर दिया है। एमएसपी को लेकर मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि एमएसपी को आपने बिल में क्यों नहीं रखा है? आपकी नीयत इतनी अच्छी थी तो एमएसपी को बिल में रखना चाहिए। बंधुगण, आप बताइए, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी 1947 के बाद राज किया, किसी ने आज तक एमएसपी को बिल में रखा था क्या? बिल में एमएसपी मेंशन था? नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं होता है क्योंकि एमएसपी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये एक प्रशासनिक डिसीजन होता है, ये कोई बिल का विषय नहीं होता है। एमएसपी अगले महीने बदल जाएगा तो क्या आप कानून अगले महीने फिर बदलोगे? फिर अगले महीने एमएसपी बदल जाएगा तो क्या फिर अगले महीने कानून में आप अमेंडमेंट करोगे? ये संभव नहीं होता है। इसलिए एमएसपी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ एनी गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई नो गवर्नमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट हैड एवर ब्रॉट एमएसपी इनटू अ बिल। वो एक प्रशासनिक डिसीजन होता है, और आपने देखा कि शुरू से ही ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये मोदी गवर्नमेंट ने लिया है। मैं इतना बताना चाहूंगा, जहां तक एमएसपी का सवाल है, और इससे समाप्त भी करूंगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कि आप देखिए 2013-14 से लेकर 2019 तक एमएसपी जो व्हीट का, गेहूं का था, वो 41% बढ़ा है। पैडी का, चावल का था, वो 43% बढ़ा है। पल्सेस जो दाल का था, वो 65% बढ़ा है। और केवल एमएसपी नहीं, प्रोक्योरमेंट
जो खरीदती है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमारी सरकार, उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। गेहूं का प्रोक्योरमेंट 73% बढ़ा है बनिस्बत 2014। पैडी अर्थात राइस का प्रोक्योरमेंट 114% बढ़ा है बनिस्बत 2014। और ठीक उसी प्रकार दाल पल्सेस, इसका प्रोक्योरमेंट आपको जान के आश्चर्य होगा 4962% 4962% बढ़ा है प्रोक्योरमेंट ऑफ दाल, जो 2014 में था अब तक। तो ये तो हमारी प्रोक्योरमेंट और एमएसपी का हिसाब किताब है। आज तक स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में जो कहा था, और खुद स्वामीनाथन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिख के ये माना था कि जो मेरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था 1.5 गुना एमएसपी देने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारतवर्ष में किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। और केवल एमएसपी ही नहीं, आप देखिए पीएम किसान सम्मान निधि, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से 10.21 करोड़ किसान पूरे हिंदुस्तान में, उनको 94,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। 17 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया है। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है। साथ ही साथ पीएम फसल बीमा योजना में लगभग 14 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है। बंधुगण, चूंकि मैं बंगाल में हूं, 2-3 विषय बंगाल के बारे में बोलना आवश्यक है। कल मैं पेपर पढ़ रहा था और उसमें मैंने ममता जी के उस वक्तव्य को देखा न्यूज के रूप में। ममता जी ने अब 2 वर्ष के बाद कहा है कि हाँ, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मैं उसके लिए तैयार हूं, मगर पैसा मेरे पास दे दीजिए। मैं तैयार हूं। 73 लाख किसान बंगाल के हैं, जिनको की 2 वर्षों तक ममता जी की सरकार ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मोदी सरकार उनके खाते में भेजती थी, उससे वंचित रखा। मैं आज बंगाल के तमाम चैनलों के माध्यम से किसी भी किसान को, जो बंगाली किसान है और जो मुझे सुन रहा है, मैं उसे कहना चाहता हूं कि आपको ममता जी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो मोदी जी आपके लिए भेज रहे थे, उससे वंचित रखा, बीच में खड़ी रही, अड़ी रही और ये सुनिश्चित किया कि आपका पैसा आप तक ना पहुंचे। ये बहुत ही निंदनीय है। बंधुगण, वो चाहती है कि पैसा, अब क्योंकि आप प्रेशर में आ गई, उनको लग रहा है कि अच्छा मेरे किसान कहीं मेरे खिलाफ रिवोल्ट न कर, तो अब वो बोल रही पैसा मुझे दो, मैं दूं। इसमें भी कटमनी चाहती है, इसमें भी कटमनी चाहती है। कृषि चाइना, शिल्प चाइना, चाहे शुद्ध कटमनी। मुझे पता है ये जो सिंगूर में थी तो बोल रही थी कि नहीं हम शिल्प चाइना, हमें कृषि चाइना। मैं तो बोल रहा हूं दीदी, अपनी कृषि चाइना, शिल्पी चाइना, चाहे शुद्ध कटमनी, आपको सिर्फ कटमनी चाहिए। और अपनी कटमनी दीदी, सीएमडी, अपनी सीएमडी कटमनी दीदी। सीएमडी मतलब चेयरमैन कम डायरेक्टर नहीं, उसको तो अनारजी की चेयरमैन कम डायरेक्टर है ही, उसके साथ साथ कट मनी दीदी भी है। एंड दैट इज व्हाई शी इज डिमांडिंग द सेंटर शुड सेंड मनी टू द किटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, so that a huge fraction of that she would be using for her electoral funding, and she would be getting electoral benefit out of it, and she will use a part of it as a cut money. This is not possible. नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार किसानों के जेब तक, गरीबों के जेब तक नेशनल हाईवे बना दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। कोई बीच में किसी को रोक नहीं सकता है, पैसा जिसका है उसी तक पहुंचेगा। देखिए बंधुगण, दूसरा विषय जो बंगाल में महत्वपूर्ण रहा है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही थी, उसके समय भी 15 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ की डेमोक्रेसी। लगभग 111 कार्यकर्ता हमारे अब तक मारे जा चुके हैं, ये बहुत ही दुख का विषय है। और ममता जी, जब किसी भी दूसरे राज्य में कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो आप अपने सांसदों को भेजती हैं या आप खुद चली जाती हैं देखने के लिए। मगर मैं आज पत्रकारों से पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है
कि बंगाल के अंदर कोई कृषक बंधु आत्महत्या किया हो और दीदी तुरंत पहुंच गई है उनके घर पे, ऐसा हुआ है क्या? क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों है? अन्य राज्य कृषक आत्महत्या करले यदि संगे संगे ए राज्य मिছিল করে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যা করলেন তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কেমন? Why? दूसरे राज्य में होता है तुरंत दुख प्रकाश, मगर अपने राज्य में होता है तो एक मिनट के लिए भी मौन व्रत नहीं धारण करना, ये उचित नहीं है। बंधुगण, कोई भी सवाल हो तो आप अवश्य पूछें। पात्रा जी, आपके मुताबिक ये कृषक बिल जो है ये कृषक के लिए लाभजनक है, तो सवाल ये है कि आपके सहयोगी अकाली दल को आप ये बात क्यों नहीं समझा सके जिन्होंने रिजाइन दिया? देखिए, जहां तक समझाने का विषय है, अकाली दल के साथ बातचीत भी की गई। अब वो समझना नहीं समझना उनका विषय है। आपको समझना होगा, जहां तक पंजाब का सवाल है, मैंने कहा 8.5% टैक्स होता है मंडी का। वहां सबसे पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा आड़तिया होते हैं, अर्थात ये जो हमने मिडिलमैन की बात की वो सबसे अधिक होते हैं। उनकी एक अपनी राजनीति होती है। और आपने फिलहाल देखा होगा, जब से ये बिल पारित हुए, जो बासमती चावल होता है पंजाब में, उसका टैक्स सरकार ने तुरंत कम कर दिया। तुरंत बासमती चावल पर जो टैक्स लगता था उसका टैक्स कम कर दिया। आप आगे आगे देखिए कितने टैक्स कम होंगे और आप देखिए कितना बेनिफिट ये पंजाब के किसानों को मिलेगा। लोग बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसान बुद्धिमान है, किसान सब समझते हैं। कमित जी, दो सवाल है। एक है कि बिल के पहले भी किसान चाहते थे तो मंडी में बेच सकते थे, और नहीं चाहते तो मंडी के बाहर भी बेच सकते थे। नया तो कुछ नहीं लग रहा है। वो भी सिस्टम जो था अभी भी है, कृषक कहीं भी बेच सकते थे। ओनली 6% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो FCI द्वारा खरीदा जाता था, बाकी 94% किसान FCI के बाहर, MSP के बाहर बेचता था। दूसरा सवाल ये है, 10 रुपया आलू जो आपने कहा है कि मार्केट प्राइस जो 25 रुपीज़ होगा तो 25 से ही खरीदना होगा, ये प्रावधान बिल में किस तरह से है? क्लियर कार्ड जो कोट ऑन कोट क्या लिखा है इसके ऊपर, ये जानना चाहता हूँ। और तीसरा चीज़ ये इसमें है कि कोई किसान का अगर डिस्प्यूट होगा तो जो SDM के पास जाएगा ना, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। हाँ। इसमें पंचायत और जिला परिषद को इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया है, और किया है तो पीछे से आता हूँ मैं। जहाँ तक SDM के ऑफिस के विषय में आपने कहा, मैंने इसको बहुत लंबी नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इसका एक पोर्शन ही आपको बताया। जब वो SDM के ऑफिस में जाएगा तो पहले 2 पंचों को इन्वॉल्व किया जाएगा, किसान की तरफ से भी और दूसरे पक्ष से। वो पंच आपस में पहले चर्चा करेंगे, और अगर एक समझौता हो जाता है पंचों के बीच में बैठ करके, तो आगे विषय बढ़ेगा। अगर पंच भी समझौते तक नहीं पहुंच पाते हैं, द पंचेस आल्सो डोंट रियलाइज अंडरस्टैंडिंग, तब ये विषय पूरा SDM के पास दोबारा जाएगा, और दोबारा जब जाएगा तो 30 दिनों के अंदर इसका निपटारा होना अनिवार्य है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा वर्बैटिम वो जो 25 रुपए किलो भी हो जाएगा, तो वो आई एम नॉट कैरिंग अ बिल, सो आई वुड नॉट बी, आई डोंट रिमेंबर द वर्बैटिम आल्सो, बट इट्स फॉर श्योर। इसमें आप चिंता बिल्कुल ना करिए। जो रियलाइजेशन प्राइस मार्केट में होगा, जिस समय उपज बन के आएगी, जिस समय उत्पादन आएगा, वो प्राइस रियलाइज करना पड़ेगा। ये जो पहला प्राइस जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो एक एवरेज प्राइस होगा पहले के कुछ वर्षों का, जो कि दोनों किसान और करारकर्ता के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक सिचुएशंस, देन डिपेंडिंग ऑन कि पहले किस प्राइसेस में आलू या टमाटर या ऑरेंज जो भी उत्पादन हो वो किस प्राइस में बिकता था, तो उसका एक एवरेज करके, एक औसत निकाल के, औसत के आधार पर मिनिमम प्राइस फिक्स करके उस पे बिल साइन हो। और अगर ये प्राइस आगे बढ़ता है तो बढ़े हुए प्राइस पर ही देना पड़ेगा, ये बिल में क्लियर कट है। और आपने तीसरा क्वेश्चन, बिल लाने के पहले भी बिल लाने के पहले नहीं, देखिए बिल लाने के पहले द ऑप्शन वाज कि आपको APMC में ही बेचना पड़ेगा। जो आपने कहा, आपने बिल्कुल सही फिगर दिया है कि 6% एंड 94%। 6% लोगों को तो प्रोक्योरमेंट FCI और इससे होता था, PDS सिस्टम से, और बाकी जो 94 आप कह रहे हैं उनको मंडी ही आना पड़ता था। मंडी आके दे हैव टू ऑक्शन, उनके प्रोड्यूस ऑक्शन होता था। ऑक्शन के माध्यम से देखिए ऑक्शन कम और फिक्सिंग होने लगा था धीरे धीरे। पहले तो ऑक्शन का प्रावधान था, मगर धीरे धीरे ये ऑक्शन का प्रावधान फिक्सिंग में बदल गया था, और ये मार्केट फिक्स करके कुछ 25-30 लोग ये डिसाइड करते थे प्राइस क्या होगा। अब इट्स अ ह्यूज कंपटीशन।
अब जहाँ 25 लोग बैठे थे 500,000 लोग आएंगे, अब कंपटीशन होगा। संबित जी, मैडम। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी सामने है, 2021 में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। आपको पता होगा कि सिंगूर में 1000 एकड़ की जो जमीन जहाँ पे नैनो प्लांट बनना था, हालांकि जमीन वापस मिल गई फार्मर्स को, लेकिन वो लैंड जो है वो बिल्कुल भी कल्टिवेबल नहीं है। तो इस बारे में बंगाल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि फार्म बिल्स भी आए हैं, किस तरीके से आप इसको एड्रेस करेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ, मगर दीदी 2 बार 3 बार जाके वो सरसों का ऐसे किया था, सरसों का बीज डाल के आया था, हुआ नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही बीज डालनी है, कभी बीज पौधा नहीं बनता है। अभी तक लेफ्ट और टीएमसी एक ही काम कर रहे हैं, केवल बीज दिखाते हैं, आज तक पौधा नहीं बना और उसका फल बंगाल की जनता को मिला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो फार्म बिल इत्यादि आया है, जिन लोगों के ये जमीन होते हैं, आप जब कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फार्मिंग इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज इसमें आए हुए। कौन सा सॉइल किसके लिए प्रोड्यूस अच्छा दे पाएगा, इस सॉइल में अगर कल्टिवेबिलिटी नहीं है, इसको कैसे हम साइंटिफिकली सुधार सकते हैं, किस प्रकार से इरिगेशन इसका बढ़ा सकते हैं, इसमें जो निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वेस्ट करेगा। ये सब करके वहां प्रोड्यूस बढ़ाने की क्षमता की जा सकती है। दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, एक्चुअली दिस बिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग एग्रीकल्चरल बिल। जो भी फार्मर है और जो फार्मिंग अब इंडिया में होगा, वो फॉरवर्ड दृष्टिकोण के साथ होगा, पीछे देख के नहीं। पहले हम पीछे देखे, ये जमीन अच्छी नहीं है, यहाँ उपज हो नहीं सकती है, ये फसल अच्छा नहीं है, ये ज्यादा पैसा देता नहीं है, ये मौसम अच्छा नहीं है, इसमें वृष्टिपाती होती बारिश होती है और इसमें ओला गिरता है, तो ये मौसम अच्छा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे की तरफ देखना है। तो मुझे लगता है इन सब चीज का इस्तेमाल करते हुए, जो आपने सिंगूर के विषय में कहा है, इसमें भी आगे चल के कल्टिवेबल लैंड्स होंगे और उत्पादन बढ़ेगा। Amit ji, I have a question for you, but that is something on a different topic altogether. The state chief minister yesterday she announced that 50,000 sum will be given to almost all registered Durga Puja clubs. Now, how is the BJP looking at it? Because you guys have always termed her to be, doing appeasement politics for one particular community. So, how are you looking at it? See, she is the same Mamata Banerjee, if you would remember, who had stopped Durga Puja Visarjan because of Muharram, and not once but twice. And both the times she was castigated by the High Court of Kolkata, by the courts in fact, and the courts had minced no words to castigate her. So only after that she allowed the Visarjan. Today suddenly she wants to in fact show that she is for the Durga Pujas also, well yes, it is her personal choice, but by now people of Bengal have realized what the truth is. अब तक बंगाल के लोग जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है। संबित जी, मेरा एक और सवाल है। हाल ही में ही सरकार की ओर से जो हिंदू प्रीस्ट है, पुजारी के लिए भी स्टाइपेंड अनाउंस किया गया है, और ये अनाउंसमेंट होता है ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि जो प्रीस्ट की डिमांड थी वो लंबे समय से ऑनगोइंग डिमांड सामने रख रहे थे, लेकिन एड्रेस किया जाता है चुनाव से पहले। तो इन सारी चीजों को कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार जो है दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 देना, जो डोनेशन है लास्ट टाइम 25,000 था, प्लस हिंदू प्रीस्ट के लिए ये जो स्टाइपेंड अनाउंस किया गया है चुनाव से पहले, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सब कोई समझ रहा है कि चुनाव से पहले ही हो रहा है। जहां तक मौलानाओं इत्यादि को स्टाइपेंड देने का सवाल था, वो स्टाइपेंड तो कब से चला आ रहा है, जब से दीदी सत्ता में आई है तब से वो स्टाइपेंड दे रही है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड किया था कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, एक सेक्युलर राज्य है, स्वाभाविक रूप से आप सभी धर्मों को एक करके देखिए। अगर स्टाइपेंड देना है तो मौलानाओं को दे रहे हैं तो पंडितों को भी दीजिए, सभी को दीजिए। उस समय तो इट फेल इनटू डेफ ईयर्स, उस समय दीदी ने नहीं सुना। अब अचानक जब आधे सीट उनके चले गए हैं, जब 20 सीट हम जीत चुके हैं, और उसके बाद जिस प्रकार का प्रोजेक्शन आ रहा है कि इस बार सरकार उनके हाथों से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है बंगाल में, तो ये सब कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता अब तक सच्चाई जान चुकी है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।